हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत कुमार मिश्रा और आज हम जीएस पेपर 4 एथिक्स की एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021 का एथिक्स प्योरली मेंस बेस्ड पेपर है। मेंस में इसके 250 मार्क्स का एक पेपर आता है। ठीक है, 250 मार्क्स जो होता है वो दो सेक्शन में बटा होता है, दो पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये मैक्सिमम लोग जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उनको पता होगा। पार्ट ए में 130 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 120 में आपको 20 मार्क्स के 6 केस स्टडीज रहेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडीज जो होता है ये आपके एप्टीट्यूड को, आपके नॉलेज को, आपके एथिक्स पेपर की एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को चेक करता है। इसमें करंट रिलेटेड एथिकल डिलेमाज, जो भी परेशानियां एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करनी पड़ती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरली देखने के लिए मिलता है। और 130 मार्क्स की बात करें तो इसमें 10 मार्कर क्वेश्चन होता है। 10 मार्कर क्वेश्चन 10 मार्कर क्वेश्चन होता है जो आपकी थ्योरी और उससे रिलेटेड नॉलेज को चेक करता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है एथिक्स का, ये एथिक्स का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। करंट की बस आपको एग्जाम्पल चाहिए और करंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये पेपर ओरिएंटेड नहीं होता है। करंट के अलावा जो है, अगर आप स्टैटिक पोर्शन को एक या दो सोर्स से बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लें, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर लें, उनको एकदम बढ़िया से बाई हार्ट कर लें, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आंसर राइटिंग की पार्ट ए के लिए और उसके बाद पार्ट बी के लिए। तो इसमें मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट पेपर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिलोसफिकल नेचर का होता है, तो इसमें लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस आप कह सकते हो, क्योंकि टाइम खोजता है पेपर 4 एथिक्स वाला। क्वेश्चन एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए 10 मार्कर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट। 5 एथिकल ट्रेड्स बताइए जिसपे सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस प्लॉट किया जा सके एंड जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? यही मैट्रिक्स है। 5 जो आप ट्रेड लिखोगे तो ये 5 ट्रेड यहाँ पे क्यों आए उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, ये 5 ट्रेड्स लिख दोगे और हर ट्रेड में आप जस्टिफाई करोगे कि आपने उस ट्रेड को क्यों इंक्लूड किया। तो ये फेयरली एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इंटेग्रिटी मेंशन कर सकते हो कि एक सिविल सर्वेंट के पास क्या होना चाहिए, इंटेग्रिटी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए सिविल सर्वेंट के पास। इंटेग्रिटी तो ऑब्वियसली किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए, पर्सन के लिए क्या होता है, फाउंडेशन होता है। तो क्यों इंटेग्रिटी आप यहाँ इंक्लूड कर रहे हो ये आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इंटेग्रिटी रिक्वायर्ड है करप्शन रोकने के लिए, इंटेग्रिटी रिक्वायर्ड है अपनी जो सर्विसेज हैं उसको अच्छे से ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। इंटीग्रिटी के अलावा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे सेकंड में, आप इमोशनल इंटेलिजेंस लिख सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डे टू डे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डे टू डे में आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो पब्लिक डीलिंग में सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जब ह्यूमन से डील करना होता है उनके इमोशन को समझ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना होता है। वो ह्यूमन क्या हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं और पब्लिक एट लार्ज हो सकती है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे आप इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा और क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप डिसीजन लें आप मनमाने तरीके से नहीं लें। मनमाने तरीके से नहीं लें मतलब कि जो भी ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स आपको मिल रहा है, जो भी डेटा मिल रहा है उसको एनालिसिस करके आप लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मनमाने तरीके से कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, डिसीजन जो होगा काफ़ी हद तक कोहेरेंट होगा, लोगों को समझ में आएगा कि ये डिसीजन क्यों लिया जाएगा, थोड़ा प्रिडिक्टेबल होगा। इन्वायरमेंट जो होगा आपका, आपके आसपास का क्या होगा, प्रिडिक्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड डिसीजन आप लें। तो ऐसे करके आप रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, तो ऐसे करके आप 5 ट्रेट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करके आप सबका इंक्लूजन क्यों किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आपने ठीक से एथिक्स पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज
दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे एक और रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा आप एक और क्या लिख सकते हो, पब्लिक स्पिरिट होना चाहिए, और उसमें पब्लिक सर्विस का स्पिरिट होना चाहिए, वो भी एक ट्रेट है जो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सेवा भावना जिसको आप बोलते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, कोई कमेटी आरसी रिकमेंडेशन, ये सब सारी चीज़ें अगर आप कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में या कहीं भी आप इंक्लूड करते हो। और जस्टिफाई, जब आप 5 एथिकल ट्रेड जस्टिफाई करते समय कोई रिसेंट एग्जाम्पल डालते हो किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, रिसेंट का थोड़ा पुराना एग्जाम्पल भी डालते हो कि कैसे उन्होंने उस चीज़ का यूज़ करके उस सर्विस को अच्छा बनाया। जैसे टीएन सेशन का आप यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रिटी यूज़ करके कैसे इलेक्शन कमीशन को और अच्छा बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर थोड़ा और इनहेंस होगा। सेकंड में फिर बात आती है 10 एसेंशियल वैल्यूज की दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। 10 एसेंशियल वैल्यूज थोड़ा सा पहले से सिमिलर क्वेश्चन हो गया, इसमें 5 ट्रेट पूछ दिए, एथिकल ट्रेट, यहाँ एसेंशियल वैल्यूज पूछ दिया। तो ये आपको देखा जा रहा है कि वैल्यूज और ट्रेट में आप अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, वैल्यूज जो होता है हम धीरे धीरे लाइफ में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, थोड़ा सा हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं वैल्यूज में। जैसे मान लो कोई बोलता है किसी के लिए वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गया, किसी के लिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गया, किसी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों की डिग्री क्या है वैल्यू होने की वो अलग अलग है। तो ये सब सारी चीज़ें आप वैल्यूज में डाल सकते हो। 10 वैल्यूज की बात कर रहे हैं, 10 वैल्यूज में जैसे नोलन कमीशन आपने पढ़ा होगा, नोलन कमीशन या नोलन कमेटी जो है इंग्लैंड का, उसने 7 वैल्यूज बताए थे। 7 वैल्यूज अगर आप याद करो तो ऐसे वो 7 वैल्यूज इन वर्ल्ड में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एस से क्या होता है, सेल्फलेसनेस आ जाएगा, आई से इंटीग्रिटी आ जाएगा, ओ से ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा, एल से लीडरशिप आ जाएगा, ओ से फिर यहाँ ओपननेस आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, बाकी 3 और वैल्यू आप इमोशनल, इंटेलिजेंट, कंपैशन और करके वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 10 वैल्यूज। ठीक, और यहाँ पे ऊपर से कोई एक ट्रेट उठा के यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस और लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे 10 वैल्यूज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ में और क्या बताना है, डिस्क्राइब द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट। क्या वेज एंड मीन्स होने चाहिए, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट को प्रिवेंट कर पाए। तो प्रिवेंट करने के लिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, पहले में आपने 10 एसेंशियल वैल्यूज लिखी और दूसरे में वेज एंड मीन्स। तो वेज एंड मीन्स में पहला आप क्या करो, पहला आप उनको ट्रेनिंग दे दो यार कि या तो पहला आप रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करो। ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट ही इस बेसिस पे करो कि उसमें उनमें एथिकल बिहेवियर है, जैसे एथिक्स पेपर इंक्लूड कर दिया गया तो ये एक बेसिस हो गया। दूसरा, उनकी ट्रेनिंग ऐसे करवाओ कि उनमें एथिकल बिहेवियर क्या हो, कल्टीवेट हो। दूसरे के अलावा थर्ड जो है, एथिकल बिहेवियर मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि अब अच्छा सैलरी दो। ठीक है, सैलरी एंड एमोलमेंट्स दो कि जो करप्शन और ऑप्शन की तरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो। तो आप जस्ट ये वर्ड लिख दोगे तो मे भी इतना इफेक्टिव नहीं लगे एग्जामिनर को, बट आप इसको किसी थ्योरी, किसी थिंकर से बैक करो। सैलरी को किस थ्योरी थिंकर से बैक करोगे, तो यहाँ पे कौटिल्य ने मेंशन किया हुआ है, कौटिल्य जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नाम के बुक में मेंशन किया हुआ है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनको आप हैंडसम सैलरी दो, अच्छी सैलरी दो। अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो करप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो अच्छी सैलरी देना उनके एथिकल बिहेवियर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, और क्या करोगे उसके अलावा, आप पनिशमेंट के लिए भी आप प्रावधान रखो। ठीक है, पनिशमेंट के अलावा आप विसिल ब्लोअर रखो कि अगर कहीं करप्शन हो रहा है, नॉन एथिकल बिहेवियर अगर सिविल सर्वेंट कर रहे हैं तो वो विसिल ब्लोअर जो है उनको बता सके। विसिल ब्लोअर को कौटिल्य ने सूचकाज कहा था, सूचकाज। तो यहाँ पे अगर आप थ्योरी मेंशन करते हो कौटिल्य से रिलेट करके सेकंड पार्ट में, तो आपका आंसर और निखर के आएगा और उभर के आएगा। फर्स्ट पार्ट में आपने नोलन कमीशन मेंशन कर दिया, सेकंड में आपने कौटिल्य को मेंशन कर दिया, तो इससे आपका आंसर ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जो भी 5 एथिकल ट्रेट आपने मेंशन किए, सब में अगर आपने रिसेंट एग्जांपल या कोई एग्जांपल हर पार्ट में एक एक मेंशन कर दिया, तो उससे आपका एग्जांपल क्या होगा, आंसर क्या होगा, बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये आपको बताते जा रहा हूँ कि किस में आप एग्जाम्पल डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस में आप थ्योरी से रिलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे कि आप लर्न कर सको, सीख सको कि वाकई किस वे में आपको इसको लेके चलना है, कैसे आपको पढ़ना है।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड ए, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। तो आपको डिबेटेबल इशू कैसे है वो सुटेबल एग्जाम्पल से बताना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर एज ए इनपुट यूज करें हैं तो वो क्या है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग में तो ये सही है कि नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, डेटा आप समझ सकते हो, डेटा एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इनपुट है। ठीक है, तो उस डेटा को आप डिजिटली जो डेटा आ रहा है उसको अगर आप इनपुट में यूज कर रहे हो तो वो सही है कि गलत है, ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, कैसे मेंशन करोगे, तो आप इसको दो पार्ट में बांट दो कि हाँ ये एक रैशनल डिसीजन है और सेकंड पार्ट में रैशनल डिसीजन नहीं है। दोनों में आपको तीन चार पॉइंट आपको मेंशन कर देने हैं। रैशनल डिसीजन नहीं है अगर ये लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, इसमें आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो तो लिख सकते हो कि जो डेटा आएगा, डेटा लोगों का पर्सनल डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा को एग्रीगेट करना अलग अलग मीन से मे बी एथिकल नहीं हो, तो आप एथिकलिटी दिखा सकते हो कि लोगों का पर्सनल डेटा, राइट टू प्राइवेसी हैम्पर हो रहा है, तो एथिकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या दिखा सकते हो इस पार्ट में कि जो डेटा है वो फेक डेटा हो सकता है। ठीक है, उसमें डीप फेक वगैरह का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मैनिपुलेटेड डेटा हो सकता है, तो हो सकता है उससे जो रिजल्ट आए, आउटकम्स आए वो बहुत अच्छे नहीं हो और एग्जैक्टली ओरिएंटेड नहीं हो, तो ये एक चीज़ हो सकता है। तीसरा आप बोलोगे कि जो भी डिजिटल डिवाइड है या जो डिजिटल इलिटरेसी है लोगों का, पुअर पीपल का, तो वो नहीं एज ए इनपुट यूज हो पाता, डिजिटल टेक्नोलॉजी वो लोग यूज नहीं करते इस वजह से। तो जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए या फिर चलो प्राइवेट सर्विसेज के लिए भी, तो अगर यहाँ पे उनका इंक्लूजन नहीं होगा तो वेलफेयरिस्टिक काम यहाँ पे हो नहीं पाएंगे। तो ये निगेटिव वाली चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और पॉजिटिव वाली चीज़ें में दिखा सकते हो कि धीरे धीरे आप यहाँ पे एग्जाम्पल डेटा यूज कर, खुद डेटा ही यूज करके बता सकते हो कि इंडिया जो है, इंडिया का डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वर्ल्ड में हम दूसरे तीसरे जो भी पोजीशन यहाँ पे अभी करेंटली चल रही है डिजिटल डेटा यूज में, आप उसको मेंशन कर सकते हो कि हम इतना डेटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पेंट्रेशन इतना हो गया है, और लार्ज स्केल पे इनफैक्ट विलेजेस में भी गवर्नमेंट जो है अलग अलग पीएम वानी स्कीम समझ लो, ठीक है, भारत नेट स्कीम समझ लो, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को गांव गांव में पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहां से जब लोगों के पास पहुंच रहा है तो एज ए इनपुट हम यूज़ करें तो बहुत दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये डिसेंट्रलाइज्ड वे है, जिसको अपने घर से जो मर्जी है वो लिख रहा है, तो एक तरह से बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के ये लोग अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो इनपुट आएगा उससे काफ़ी हद तक काम का हो सकता है। ठीक है, फिर कंक्लूजन में आपको स्टैंड लेना होगा, कंक्लूजन में आपको देखना होगा कि जो भी डेटा फिड्यूसरी हैं, डेटा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो किसी का प्राइवेसी हैम्पर ना करें। ठीक, प्राइवेसी हैम्पर ना करें। दूसरा, जो सैंपल साइज हो उनका वो बड़ा सैंपल साइज हो। ठीक है, और बाकी सिर्फ डेटा या सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, वो बाकी और ग्राउंड रियलिटीज़ का यूज़ करके भी रैशनल डिसीजन मेकिंग करें। तो ऐसा करके आप यहाँ पे बना सकते हो। एग्जाम्पल की बात आए तो एग्जाम्पल में आप कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसने क्या किया, डेटा को फेसबुक ने उसको सेल आउट किया और उसने उसमें यूज़ कर लिया, पॉलिटिक्स वगैरह में, इंडियन पॉलिटिक्स में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नेगेटिव एग्जाम्पल दे सकते हो। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी आप दे सकते हो कि आजकल जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं काफ़ी हद तक इन सब डेटा को ओरिएंट करते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सेंसस वगैरह है, तो डिजिटल सेंसस की बात कही जा रही है। ठीक है, तो वो सब भी क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करना है। ठीक, टू बी की बात करते हैं, बिसाइड डोमेन नॉलेज अ पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए हाई ऑर्डर एज वेल वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमाज। एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए ये दोनों चीज़ें भी चाहिए। डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ए में या फर्स्ट बी में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक आध अगर उनको नहीं मिल पा रहा होगा कि एसेंशियल वैल्यूज़ क्या लिखें या एथिकल ट्रेट क्या लिखें, तो इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी उठा के वो लोग यहाँ पे
लिख सकते थे किसी में, तो कई बार क्वेश्चंस अलग और दूसरे क्वेश्चंस में भी पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, ठीक है। वो चीज़ें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हो कि अगर आप एक दो चीज़ें नहीं भी आपको मिल रही हैं तो आप वहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हो और बाकी पूरा क्वेश्चन करने के बाद आ सकते हो, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिविल सर्वेंट के पास डोमेन नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वो ज़रूरी है। डोमेन नॉलेज के अलावा इनोवेटिवनेस भी होनी चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए, और इसको सुटेबल एग्जांपल से बताना है। तो एथिकल डिलेमास क्या है वो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि जब टू और टू से ज़्यादा वैल्यू स्टेक पे रहें, ठीक है, ऐसे पोजीशन पे रहें कि अगर एक वैल्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो दूसरी या और वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, एथिकल डिलेमास बोलोगे, और इससे कंप्लीटली 100% उबर पाना मुश्किल टाइप होता है। तो ये आप एथिकल डिलेमा आपने बता दिया, ठीक है। तो अब बिसाइड डोमेन नॉलेज, मतलब पब्लिक सर्वेंट को डोमेन नॉलेज की भी ज़रूरत है, तो आप डोमेन नॉलेज लिख दो कि डोमेन नॉलेज मतलब जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी पढ़ाई लिखाई वो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आईपीएस है, तो आईपीएस को क्या डोमेन नॉलेज चाहिए, उनको लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जो आईएएस ऑफिसर है उनको जो भी पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या है, उनका डोमेन नॉलेज हो गया। तो डोमेन नॉलेज क्यों ज़रूरी है वो आप बता दो, क्योंकि वो की रिक्वायर्ड है। दूसरा, उनको इनोवेटिवनेस यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमेशा जो है हर एक चीज़ आपको ट्रेनिंग में या बाकी जगह सिखाई नहीं जा सकती, आपको ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इनोवेटिवनेस क्यों चाहिए, जैसे मान लो अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है, और आपको किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, तो वो इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहा है बचने के लिए, तो आपको भी इनोवेटिव तरीके यूज़ करने पड़ेंगे उसको पकड़ने के लिए। तो एथिकल डिलेमा यहाँ पे बात कर रहा है। एथिकल डिलेमा जैसे मान लो कोई पुअर गर्ल है, ठीक है, झारखंड में जैसे मान लो एक पुअर गर्ल का डेथ हो गया था क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था या आधार कार्ड नहीं था। तो आधार कार्ड नहीं था तो रेशन शॉप से उसको राशन नहीं मिला। तो ये अगर पब्लिक सर्वेंट आप हो तो आपको एथिकल डिलेमा मिलेगा। क्या एथिकल डिलेमा, एक तरफ तो आपको आधार कार्ड चेक करना है और दूसरी तरफ आपको इसको हंगर से भी बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एक कंपैशन आ गया, और एक तरह आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिविटी समझ सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी स्टेक पे है, ठीक, या गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो स्टेक पे है। तो उन दोनों के बीच क्या है, आप एथिकल डिलेमा में फंसे हुए, तो क्या इनोवेटिव तरीका आप उस समय निकालोगे वो समझ में आ जाता है। इनोवेटिव तरीका निकालने के लिए आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि उस टाइम पे उसका राशन कार्ड दे दो, ठीक है। बाकी जो भी राशन दे दो, और राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनको बुला के उसका जो भी राशन कार्ड या आधार कार्ड है उससे डॉक्यूमेंट फटाफट बनवा दो और अकॉर्डिंगली रजिस्टर में एंट्री कर दो। तो पहला राशन देना, क्योंकि वो भूख से मरे ना और उसकी चीज़ें मेंटेन हो पाए, वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक इनोवेटिव तरीका हो गया। क्रिएटिविटी चाहिए, तो वैसे ही आपको क्रिएटिविटी को जस्टिफाई करना है, ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल से। तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मेंशन करना है, या तो आप ये ऐसे थोड़े जो एग्जाम्पल हो चुके हैं वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और या अपने से कोई एग्जांपल बना के आप मेंशन कर सकते हो, या जो भी सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने कभी स्टेप कुछ लिया हो, कोई इनोवेटिव स्टेप या क्रिएटिव स्टेप एथिकल डिलेमाज रिजॉल्व करने के लिए, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो या फिर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी सोर्स आपने पढ़ा है वहाँ पढ़ा है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन में आता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, ये थर्ड क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों एबीसी 10-10 मार्कर अलग अलग क्वेश्चन है। एबीसी बस किसी का किसी से लेना देना नहीं है, बट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये प्योरली फिलोसफी वाइज या जो थिंकर्स ओरिएंटेड है ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलोसफी वाइज क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि फिलोसफी वाइज क्वेश्चन आप कैसे टैकल करोगे। फिलोसफी वाइज क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका थीम समझना, क्वेश्चन का सोल समझना। एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू 100 of difficulties before succeeding. Those that preserve will see the light, perceive, perceiver will see the light sooner or later. तो स्वामी विवेकानंद ने ये बोला कि कोई भी काम हो उसको 100 of difficulties से गुजरना पड़ता है सक्सीड होने के लिए।
मतलब अगर आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस कुछ भी बनना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको भी सक्सेस के पहले 100 ऑफ डिफिकल्टीज से गुजरना होगा। ठीक है, 100 ऑफ भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, फिर भी आप 100 ऑफ डिफिकल्टीज से गुजर रहे हो। डिफिकल्टीज क्या है? आपको सीसैट पास करना है, आपको जीएस का प्रीलिम्स पेपर 1 पास करना है, आपको सारे मेंस के पेपर देने हैं, सब में अच्छे मार्क्स लेके आना है, इंटरव्यू है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज पे में भी घर पे आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, हेल्थ के इशू चल रहा हो, ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। कोविड है तो सब में सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये 100 ऑफ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी सक्सेस होने के पहले। बट परसिवरेंस रहेगा तो आप सूनर और लेटर, मतलब जल्दी या बाद में, आपको लाइट मतलब सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, तो इसमें बाकी थिंकर्स का एग्जांपल लेते हुए, ठीक है, और आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि इससे मतलब क्या है, परसिवरेंस से आप क्या समझते हो। ठीक है, और बाकी एग्जांपल्स का यूज करते हुए आप पूरा ये आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि ये आराम से कॉम्प्रिहेंड हो रहा है। इसमें आप पुराने हिस्ट्री वाले एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जैसे गांधी जी थे। गांधी जी ने जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज झेली। ठीक है, सक्सेस मिलने से पहले अलग अलग तरह पे उनको डिफिकल्टीज, जेल जाना पड़ा और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट परसिवरेंस रहा तो भले ही 1947 में सही, बट आज़ादी हमें ज़रूर मिली। और बाकी फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा बाकी और भी, जैसे दशरथ मांझी थे। दशरथ मांझी माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, पहाड़ तोड़ के वहाँ से रास्ता बना दिया। ठीक है, तो उनको भी बहुत 15 17 18 साल लगे। पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना कोई अकेले कोई आसान काम तो है नहीं। तो परसिवरेंस के कारण सूनर और लेटर लाइट देखने को मिला। तो ये सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे डालोगे तो ये ज़्यादा उभर के आएगा आंसर इसका, बढ़िया। ठीक है, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवर सेल्फ। मतलब पीस विद इन आवर सेल्फ की यहाँ पे बात कही जा रही है। दलाई लामा, द होलनेस दलाई लामा ने ये बात कही है कि अगर आपको शांति चाहिए तो ये नहीं कि आपका बाहर का आउटर वर्ल्ड पीस में रहे। आउटर वर्ल्ड पीस में होने का मतलब क्या है? आसपास मोहल्ले में शांति रहे, आपके घर में शांति रहे। ठीक है, तो ही आपको इनर पीस मिल पाएगा, तो ही आपको पीस मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका जो इनर पीस है, आपके अंदर शांति रहे। ठीक, अब बहुत जगह आप घर में देखोगे अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। कहीं घर में, किसी घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट उसका जो है घर का हेड रहता है, जो मेन फिगर जिसको माना जाता है, वो बहुत काम और कूल रहता है और आराम से सारी चीज़ें करता जाता है, क्योंकि उसके पास इनर पीस है। तो इनर पीस को यहाँ इम्पोर्टेंस कैसे देना है, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और बाहरी वर्ल्ड से कैसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, बाहर वर्ल्ड को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। ठीक है, सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बाहरी वर्ल्ड से पीस सीख करना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। बट अपने इनर वर्ल्ड को, अपने इनर विदिन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। ठीक है, तो हम अपने इनर पीस को, इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इनर पीस तभी आएगी जब हम खुद को कंट्रोल कर पाए। ये सारा जस्टिफिकेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आता है, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस को यहाँ इंपॉर्टेंट दिया गया है। वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज बेटर फॉर अस ऑल। तो ये भी एरिक्सन का स्टेटमेंट है कि लाइफ इंटरडिपेंडेंस पे है। इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ के लिए। तो जितना जल्दी हम ये समझ लें कि इंटरडिपेंडेंस के बिना काम नहीं चलना है, उतना जल्दी ये सारी चीज़ें, उतना जल्दी हमारे लिए वो चीज़ इतनी जल्दी अच्छी है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस से आप क्या समझते हो? यहाँ पे आप अरिस्टोटल को लेके आ सकते हो कि मैन जो होता है वो सोशल एनिमल होता है। ठीक है, सोशल सोसाइटी में रहना चाहता है। वो इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंटली बहुत कंप्लीट यूनिट नहीं है। वो फैमिली बनाता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस के लिए वो सोसाइटी में आता है, इंटरडिपेंडेंस के लिए फिर वो स्टेट बनाता है। स्टेट मतलब जो राज्य है या फिर जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करता है, किसके लिए? इंटरडिपेंडेंस के लिए। और यहाँ अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, जो भी प्रॉब्लम्स है, माइग्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इंटरडिपेंडेंस
पे ही डिपेंडेंट है और उसको वैसे ही दूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लिखने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ मैंने आपको एरिस्टोटल बता दिया कि आप थ्योरी भी इंक्लूड कर सकते हो। एक पार्ट थिंकर का भी होता है एथिक्स पेपर में कि आपको थिंकर्स पढ़ने होते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, इमैनुअल कांट, ये सारे थिंकर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इधर से देख लो आप, इंडियन साइड है स्वामी विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर, ये लोग थिंकर, बुद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको पढ़े बगैर आपका एथिक्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता। और कोई भी इंपॉर्टेंट सोर्स आप पढ़ोगे, बढ़िया सोर्स आप एथिक्स का पढ़ोगे, तो ये सारे थिंकर आपको मिल जाएंगे। तो उनका यूज करते हुए आप ये आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग एटीट्यूड पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। Attitude is an important component that goes as input in the development of human being. How to build a suitable attitude needed for a public servant? तो attitude क्या है? ठीक है, एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में जाता है। तो एटीट्यूड को थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में जाता है और सूटेबल एटीट्यूड कैसे बिल्ड करेंगे पब्लिक सर्वेंट में। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। एटीट्यूड का डेफिनेशन बता सकते हो, कैसे उससे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट में इनपुट ऐसे जाता है, और पब्लिक सर्वेंट में एटीट्यूड को कैसे कल्टीवेट करें। तो 3 पार्ट में आप ये इसको बता सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आप एटीट्यूड का डेफिनेशन लिख सकते हो। एटीट्यूड का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? एटीट्यूड इज अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन, ठीक है, लर्नड एंड्यूरिंग प्री डिस्पोजिशन विच इज बिल्ड इन फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर टू एक्ट अगेंस्ट। Attitude is learned enduring predispositions to act in favorable or unfavorable manner towards object, towards event और toward people। ऐसा कुछ करके एटीट्यूड का डेफिनेशन है जो आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करके लिखोगे, या और भी डेफिनेशंस हैं जो कि दिए बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन लिखे हुए होते हैं। तो जो डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाए वो डेफिनेशन ही आपको लिखना है। आपको ऐसा नहीं कि अपने से समझ के और अपने से एक दो वर्ड का हेर फेर करके लिखना है। वर्ड्स का आप हेर फेर करके लिखोगे तो यहाँ पे जनरली मार्क्स कटते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि यूपीएससी में आपको अपने वर्डिंग्स में आंसर लिखना होता है, हाँ, बट डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट ही लिखने होते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड का डेफिनेशन आपने फिर लिख दिया। फिर उसको, उससे आपको लिखना है कि कैसे ये ह्यूमन बीइंग के इनपुट में जाता है। तो एटीट्यूड का फॉर्मेशन बचपन से ही होता जाता है। जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो घर वाले देते हैं सोशलाइजेशन में, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पापा या मम्मी किसी बात पे आपको डांट रहे हैं तो आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है ये काम नहीं करना है। किसी बात पे आपको प्रेज कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है कि ये काम हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, एटीट्यूड बिल्डिंग में आप विराट कोहली का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उनका एटीट्यूड होता है हमेशा गेम में अपना 100% देना, हमेशा मोटिवेटेड रहना। तो वो एटीट्यूड धीरे धीरे बिल्ड होता है लोगों में। ठीक है, टेंडर एज जो होता है, टेंडर एज मतलब बच्चों का जो एज है, जो भी आप 2-3 साल से लेके और जो भी 18-20 ईयर्स तक, ठीक, आप टेंडर एज बोल सकते हो। 16-17-18 ईयर तक आप टेंडर एज बोल सकते हो, जिसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा होता है स्कूल में या फिर आपके घर पे, आपके पीयर ग्रुप में, हर जगह आप एटीट्यूड को अपने अंदर कल्टीवेट कराते हो। तो ऐसे एटीट्यूड जो है ऑब्जर्वेबल फिनोमिना से, ठीक है, या फिर मूवीज देख के, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, इन सब चीज़ों से एटीट्यूड धीरे धीरे आपके अंदर फॉर्म होता जाता है। तो ये आप इस पार्ट में लिख सकते हो कैसे एज ए इनपुट जाता है वो ह्यूमन बीइंग में। ठीक, तीसरा चीज जो होता है कि हाउ टू बिल्ड ए सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए जो एटीट्यूड नेसेसरी है सुटेबल, वो कैसे बिल्ड किया जाएगा। तो अब फिर वही बात है कि आप रिक्रूटमेंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट में आप ऐसे टॉपिक्स डाल दो, ऐसा प्रोसेस डिफिकल्ट कर दो। ठीक है, जैसे यूपीएससी का जो प्रोसेस होता है मेंस का या फिर प्रीलिम्स का भी, तो थोड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है। तो यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट है उनको चाहिए कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में भी काम कर पाए, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ सब देखी जाए। ट्रेनिंग में भी वो सारी चीज़ें इनकलकेट होती हैं। ट्रेनिंग के अलावा उनका विलेज अटैचमेंट होता है, जो उनके लिए कंपैशनेट एटीट्यूड चाहिए कि आप पुअर पीपल जो विलेजर्स हैं या जो भी अर्बन के भी पुअर पीपल हैं, आपके लिए उनके लिए कंपैशन दिखाओ। तो उनका विलेज अटैचमेंट होता है, मिलाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उनको एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो उससे क्या है, सुटेबल एटीट्यूड कल्टीवेट होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो।
सेकेंड पार्ट, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, तो यहाँ पे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को आपको बताना है, डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल और मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो, क्रिटिकली एग्जामिन। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में क्या इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिकल और मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब क्या सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस से हम लोग क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को सॉल्व कर पाते हैं, बस ये चीज़ यहाँ पे बताना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है कि क्या अगर हम क्राइसिस ऑफ कंसाइंस सॉल्व कर पा रहे हैं या उससे ओवरकम कर पा रहे हैं, तो क्या हमारा कोई भी एथिकल और मोरल स्टैंड जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ एथिकल और मोरल स्टैंड कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में होता ही होता है। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस कब होता है या कॉन्सेंस कब होता है, इसको कंसाइंस या कॉन्सेंस कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, जो भी आप इसको जैसे प्रोनाउंस करते हो। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस, कॉन्सेंस क्या है, इनर जो वॉइस है आपके अंदर से, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसको कॉन्सेंस कहता है, ठीक। जैसे मान लो हिटलर के जो भी ब्यूरोक्रेट है या जो भी ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स या जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनको अगर बोला गया कि जाओ वहाँ पे ज्यूस लोग हैं 1000, उनको मार के आ जाओ, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक, तो ऑर्डर को फॉलो करना है। बट उसके अंदर की अंतरात्मा ये कह रही है कि उसको बाकी लोगों को नहीं मानना है। बट एक तरह गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिशियल है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो बोल रहा है कि नहीं मानना है, और अंदर की अंतरात्मा बोल रही है नहीं मानना है, ठीक है। तो ये तो कॉन्साइंस की आवाज़ हो गई, एक तरह से कॉन्सेंस की आवाज़ हो गई। क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस मतलब खुद के अंदर ही अंतर्द्वंद चल रहा है, ठीक है, खुद के अंतर्द्वंद चल रहा है दो वैल्यूज को लेकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस चलता है, ठीक। जैसे मान लो विराट कोहली, अभी रिसेंट विराट कोहली का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि वो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो स्टेक पे है कि उनको वनडे कैप्टनसी से निकाल दिया गया। तो अब क्या, एक तरफ वो है, दूसरा उनकी गेम स्पिरिट है कि नहीं, क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको बनाए रखना है, ठीक है, क्रिकेट खराब नहीं होना चाहिए, टीम में माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर प्लेड द क्रिकेट, वो इस चीज़ को समझते हैं। तो उनके अंदर एक क्राइसिस चल रहा होगा, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस चल रहा होगा, कॉन्शियस चल रहा होगा कि उससे कैसे निपटे, ठीक है। तो क्या उनके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ को हेल्प करेगा कि बिना एथिकल और मोरल स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए वो इस चीज़ को, क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस को ओवर कम कर पाए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, डिसीजन ये लिया कि टेस्ट टीम से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक। तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट को और मेंटेन करने की बात वहाँ पे उन्होंने करी, बट ओवरऑल क्रिकेट से इस्तीफा नहीं लिया, क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया, ठीक। तो दूसरा जो था कि जो अपनी सेवाएं हैं और टीम में देना है, टीम को बनाए रखना है, तो वो दूसरी वैल्यूज़ को भी काफ़ी हद तक बचा ले गए। तो ये उनके किससे पॉसिबल हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हो पाया। तो ऐसे सिविल सर्वेंट को भी और बाकी लोगों को भी हमेशा ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो आप यहाँ दोनों स्टैंड लोगे कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करके काफ़ी हद तक हम क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस को हमेशा यूज़ कर पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का आप डेफिनेशन दे दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो यहाँ डेनियल गोलमैन का आप यूज़ कर सकते हो कि उन्होंने 4 कंपोनेंट में या कहीं कहीं 5 कंपोनेंट भी दिया रहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बांटा है कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ अदर्स होना चाहिए, और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक। अब उस इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अब क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस कैसे दूर करोगे, कि तो आप अपने को समझते हो, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हो, तो आप ये डिसीजन बेटर ले पाओगे कि क्या, किससे आप जो भी आपके अंदर वैल्यूज़ के अंतर्द्वंद चल रहा है, दोनों वैल्यूज़ को आप देख सकते हो कि ये अगर डिसीजन लूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, लोगों में क्या रिएक्शन आएगा, ये अगर डिसीजन लूँगा तो लोगों में क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो ये सब समझ के आप एक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाओगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बट क्या हमेशा आप एक मोरल और एथिकल स्टैंड ले पाओगे, तो नहीं हो सकता है, कुछ वैल्यूज़ आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर विराट कोहली टेस्ट टीम से कैप्टेंसी से इस्तीफा नहीं देते, तो टेस्ट टीम में कोई एस्टैब्लिश बहुत अच्छा प्लेयर, बैट्समैन अभी नहीं है, ठीक। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो अजिंक्य रहाणे का फॉर्म खराब है, चतेश्वर पुजारा का फॉर्म खराब है, बाकी लोग एस्टैब्लिश बैट्समैन बहुत ज़्यादा टेस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट टीम की जो कैप्टेंसी है वो हैम्पर हो रही है। तो बिना हैम्पर किए उन्होंने ये जो था रेजिग्नेशन
नहीं दे पाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो विराट कोहली के मैंने एग्जांपल लेके आपको पूरा केस यहाँ पे समझा दिया। बस आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस लिख दिया, कॉन्सेंस। ठीक, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपने बता दिया कि हाउ डज इट हेल्प टू ओवरकम, इसमें 2-3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, और कैसे एथिकल और मोरल स्टैंड कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, वो भी 2-3 स्टैंड ले लिया। और फिर बाद में क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ऐसे आप स्ट्रक्चर बना के इस आंसर को लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि रिफ्यूजी शुड नॉट बी टर्न्ड बैक टू द कंट्री व्हेन वेयर देयर वुड फेस परसिक्यूशन और ह्यूमन राइट वायलेशन। तो ह्यूमन राइट वायलेशन किसका हो रहा, अफगानिस्तान से जो तालिबान कैप्चर किया वहां से रिफ्यूजी जो आए, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान गए, बाकी जगह जो जा रहे हैं, तो वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। उनका मार पिटाई समझो, उनको जान से मारना समझो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन। तो उनको नहीं भेजना चाहिए। ऐसे इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा इसको यूरोप सेंट्रिक बना दिया कि यूरोप में भी आज देखोगे आप, बेलारस हो गया या उधर जो भी पोलैंड वोलैंड हो गया, उधर जो भी बॉर्डर्स वगैरह हैं, वहाँ पे मिडिल ईस्ट से जो रिफ्यूजीज जाते हैं वहाँ से उनको रिफ्यूज़ कर दिया जा रहा है और बॉर्डर से एंट्री नहीं मिल रही है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, हंगरी वगैरह, उनको अपने अंदर नहीं बुला रही है। ठीक है कि नहीं, हम इन रिफ्यूजीज को अपने अंदर जगह नहीं देंगे। लेकिन बाकी क्या हो रहा है, बाकी फ्रांस है, जर्मनी, ये लोग चाहते हैं कि जितने रिफ्यूजी आ रहे हैं एक फॉर्मूले के तहत सब कंट्रीज में इक्वली डिवाइडेड कर दिया जाए, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जिससे कि किसी एक कंट्री पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो यूरोप कंट्री क्या है, वो ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर अपने आप को मानती हैं, वो लोग अपने आप को ओपन सोसाइटी मानती है, डेमोक्रेटिक मानती हैं। और वो लोग ही क्या कर रही हैं, वो लोग ही रिफ्यूजीज को वापस अपने कंट्री में घुसने नहीं दे रही, वापस उनको टर्न बैक कर दे रही हैं। ठीक है, तो इसी आपके रेफरेंस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी कंटेक्स्ट पे ये पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि नहीं, इंटरनेशनल एथिक्स उनको फॉलो करना चाहिए, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, ह्यूमैनिटी के बाद ही कोई चीज़ है, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, नॉन रिफाउलमेंट लगना चाहिए। नॉन रिफाउलमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी को मरने के, जीने के चांसेस है, वापस वहाँ जाओ तो उसको मार दिया जाएगा, तो वहाँ पे वापस नहीं भेजना चाहिए। जैसे मान लो इंडिया में रोहिंग्या रिफ्यूजी रह रहे हैं, ठीक है, उसको अगर वापस हम उसी टाइम पे जब कत्लेआम चल रहा था, उसी टाइम पे जब डिपोर्ट करते, तो उसको नॉन रिफाउलमेंट बोला जाता, मतलब डिपोर्ट करते तो वहाँ पे उनको मार दिया जाता। ठीक है, तो नहीं उनको वापस भेजना इज नॉन रिफाउलमेंट। तो नॉन रिफाउलमेंट की पॉलिसी लगनी चाहिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट वही ह्यूमन राइट वायलेशन में बेस्ड है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को चाहिए कि अंदर डेमोक्रेसी नहीं, बाहर में भी एक ओपन सोसाइटी की तरह काम करे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करे। इसमें स्वामी विवेकानंद का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की जगह वो मोरल बाउंड्री को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए आप डाल सकते हो कि हाँ, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी ये है कि जो बाहर के लोग हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उन लोगों ने साइन नहीं किया हुआ है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उस कंट्री से, तो मे बी इस ग्राउंड पे उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। बट उन रिफ्यूजीज़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो पैदा हो रहे हैं कहीं भी, मान लो जहाँ सीरिया में पैदा हो रहा है, अफगानिस्तान में, उनके ऊपर कंट्रोल तो नहीं है ना कि कहाँ उनको जन्म लेना है। ठीक है, तो उनका एक राइट है, बीइंग सिटीजन ऑफ द अर्थ, समझ लो, सिटीजन नहीं मतलब बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ द अर्थ, उनका भी राइट है, जीने का अधिकार है, उससे छीनना नहीं चाहिए। तो ये पूरा आप आर्गुमेंट उसके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, इंडिया की जो पंचशील पॉलिसी है उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे रिफ्यूजीज को टैकल करना है। हमने भी रिफ्यूजीज, तिब्बतन वाले रिफ्यूजी को कैसे टैकल किया, दलाई लामा को कैसे यहाँ पे जगह दिया, ये सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। 5B में चलते हैं। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीजन बी कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट? डिस्कस विथ इलस्ट्रेशन। इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीजन, तो दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपको बताना है। इम्पार्शियल क्या है, नॉन पार्टीजन क्या है, ये क्या दोनों इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाने के लिए? तो जी हाँ, आपको एज अ सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन पार्टीजन होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ आपका ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ठीक है, कोई भी पार्टी रूल कर रही है, आम आदमी पार्टी,
ठीक है, कोई भी पार्टी रूल कर रही है या फिर साउथ इंडिया में कोई पार्टी रूल कर रही है, तो उसकी तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टीजन अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपका मेन काम क्या है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना है। तो नॉन पार्टीजन आप होगे तो इम्पार्शियल हो गया कि आप एक इम्पार्शियल तरीके से बाकी लोगों के लिए काम कर रहे हो। बाकी लोग मतलब कि जैसे मान लो आपके चाचा ताऊ का लड़का आ गया, उसके लिए भी आप वैसे ही काम कर रहे हो जैसे कोई दूसरा सिटीजन आ गया, ठीक है। तो बाकी जनता के लिए आप इम्पार्शियल हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉन पार्टीजन हो, अलग अलग पार्टीज़ के लिए आपका एफिलिएशन नहीं हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का आप इलस्ट्रेशन से मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आएंगी, अगर आप नॉन पार्टीजन नहीं होगे तो क्या होगा, नॉन पार्टीजन नहीं होंगे तो आपका रुझान किसी पार्टी की तरफ होगा, ठीक है। तो पार्टी की तरफ होगा तो उस पार्टी में आप अच्छा काम कर पाओगे, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट जब आएगी तो अच्छा काम नहीं कर पाओगे, उससे पब्लिक सर्विस क्या होगा, पब्लिक सर्विस हैम्पर होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होता है, हैम्पर होता है, सर्विस वेलफेयर डिलीवरी जो होता है वो क्या होता है, हैम्पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 6 का ए जो है, एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, सोशल ऑडिट मैकेनिज्म की बात यहाँ पे की जा रही है, इज एन एब्सोल्यूट मस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशरी। जुडिशरी में भी सोशल ऑडिट मैकेनिज्म जरूरी है, परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, एंड एथिकल कंडक्ट के लिए। तो सोशल ऑडिट का आप यहाँ पे डेफिनेशन डाल सकते हो कि सोशल ऑडिट है क्या। सोशल ऑडिट मतलब पब्लिक हियरिंग हो, पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही हो अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करने में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोशल ऑडिट बोल देते हैं। जो डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी हो और पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में, दैट इज सोशल ऑडिट। तो अगर आप मनरेगा का एग्जांपल ले सकते हो, मनरेगा में क्या है, सोशल ऑडिट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने इंश्योर कर रखा है। मनरेगा के अलावा मेघालय की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे सोशल ऑडिट का कानून वहाँ पे पास हो रखा है, ठीक है। राजस्थान में जन सुनवाई होती है, तो ऐसा सोशल ऑडिट के आप एग्जांपल दे सकते हो। जुडिशरी में भी सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस उनका बेहतर होगा। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सोशल ऑडिट से क्या फायदा है, तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से क्या आएगा, परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और एथिकल कंडक्ट कैसे है, तो एथिकल कंडक्ट ये है कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक के लिए ही काम कर रहा है, तो पब्लिक के लिए ही काम कर रहा है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ा रहा है, तो डायरेक्टली वो एथिकल कंडक्ट को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। इंटीग्रिटी एक वैल्यू है जो ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, एम्पावर करता है। अब ये पूरा इंटीग्रिटी में आपको सुटेबिलिटी के साथ इलस्ट्रेट करते हुए आपको डाल देना। तो इंटीग्रिटी भी दो तीन टाइप का होता है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होता है, पर्सनल इंटीग्रिटी या मोरल इंटीग्रिटी बोल सकते हो, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बोल सकते हो। तो इंटीग्रिटी का आप डेफिनेशन दे दो, इंटीग्रिटी इज अ होलनेस इन कैरेक्टर, कि एक कंप्लीट आपका होलनेस इन कैरेक्टर हो, जो अनब्रेकेबल कैरेक्टर हो, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आपका वो चीज़ टूटे ना। तो जस्टिफाई विद सुटेबल एग्जिस्ट्रेशन में आप क्या डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का एग्जांपल डाल सकते हो कि पाकिस्तान गए, वहाँ भी मरने से नहीं डरे और फटाफट जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उसको या तो पानी में गला दिया या तो फाड़ के खा गए, ठीक है। तो वहाँ इंटीग्रिटी का एग्जांपल दे सकते हो कि डरे नहीं, तो कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन में वो डरे नहीं। तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, एम्पावर करता है और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। गांधी जी थे, नॉन वायलेंस पे स्टिक करते रह गए, ठीक है। तो उनका कैरेक्टर में क्या था, उनके इंटीग्रिटी में क्या था, नॉन वायलेंस था। तो उससे उनको क्या क्या मिला, और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिला। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और भी यहाँ पे एग्जांपल डालने के लिए टीएन शेषन का एग्जांपल है, एम विश्वेश्वरैया, प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया का एग्जांपल है, कि ये सारे एग्जांपल आप अम्बेडकर का एग्जांपल है, सारे एग्जांपल आप इंटीग्रिटी में डाल सकते हो, ठीक है। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात है, आप अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बुद्धा, इन सब का एग्जांपल डाल सकते हो कि इनमें इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी थी। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, मतलब वो सच बोलेंगे सच के सेक के लिए, मतलब सच के सेक के लिए कि इन द सेंस कि जैसे सच बोलने से आप उनका कुछ फायदा हो नुकसान हो उससे उनका मतलब नहीं है, वो सच बोलना ही जरूरी समझते हैं, क्योंकि सच बोलना को अच्छा ही समझते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो एक इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को कैसे इंपावर करती है, आप पर्सनल एग्जांपल ले लो कि अगर आपके कैरेक्टर में इंटीग्रिटी है, अगर आपको दोस्तों को पता है
कि हमेशा सच बोलता है, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ती है। हर एडवर्स कंडीशन में अगर आपने कुछ बोल दिया तो दोस्त मान जाते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, ठीक है। तो ये इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास सिर्फ 2 पेज होंगे और टाइम 6 to 7 मिनट्स होगा, उतने देर में आपको ये आंसर कंप्लीट करना है, ठीक। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है वो केस स्टडी का पार्ट होता है। केस स्टडी जनरली एथिकल डिलेमाज या मोरल डिलेमाज से रिलेटेड होते हैं, जो भी, या तो आप गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हो सकते हो, या तो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हो, ठीक है, या फिर पर्सनल इंटीग्रिटी या पर्सनल डिलेमा वाले क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम केस स्टडी को एक एक करते हुए समझते हैं। आप इनको पॉज करके पूरी केस स्टडी पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ हर एक केस स्टडी का क्या करता हूँ, डिमांड समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सुनील के बारे में बात की जा रहा है। सुनील एक यंग सिविल सर्वेंट है। यंग सिविल सर्वेंट है, उसका रिपुटेशन अच्छा है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, वो बहुत समझदार है। तो एक सुनील एक अच्छा सिविल सर्वेंट के बारे में बात किया जा रहा है, जिसकी पोस्टिंग एक ट्राइबल डोमिनेंट इलाके में हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे माफिया लोग रहते हैं, जो कि बालू सैंड माफिया और बाकी बाकी माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। और पूरा नेक्सस चल रहा होता है, पूरा नेक्सस चल रहा होता है। और बाद में जब सुनील वहाँ जाता है उस इलाके में, तो देखता है कि यहाँ पे पूरा सैंड वैंड निकाला जा रहा है और गलत तरीके से निकाल के बेचा जा रहा है, ठीक है। तो उन पे माफिया लोगों पे जो सैंड चुराते हैं या बेचते हैं, उन पे कार्रवाई करता है, ठीक, कार्यवाही करता है। तो बाद में सुनील को धमकाया जाता है मसलमैन, और जो सुनील के इनफैक्ट कुछ कलीग्स हैं वो भी मिले जुले रहते हैं उनसे। तो कार्रवाई करने पे ये होता है कि ये लोग आते हैं, माफिया लोग आके एक जने ऑफिस में उसको धमका के जाता है सुनील को। अब सिविल सर्वेंट में क्या है, आईएएस है, पीसीएस ऑफिसर है, क्या है लिखा नहीं हुआ है, बट एक कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट है, उस पोस्ट के लिए वो कॉम्पिटेंट है। तो माफिया में से कोई आके, मसलमैन आके उसको धमका के जाता है कि पहले भी कुछ साल पहले, 10 साल पहले या कुछ साल पहले एक ऐसा ही सिविल सर्वेंट आया था जो ऐसा ही काम कर रहा था, उसको मार दिया गया, तो आपको भी मार दिया जाएगा, आपकी फैमिली पे खतरा हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो फैमिली है, इसकी माँ है, इसकी वाइफ है, इसको स्टॉक किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो सुनील को यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू दिस सिचुएशन। सुनील के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक जो है कि वो माफिया लोगों को छोड़ दे, बालू से नज़र हटा ले, कहीं और काम ध्यान लगाना शुरू कर दे, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी जगह काम करने के लिए बहुत होगा, ट्राइबल इलाका है तो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। दूसरा ये सिचुएशन है कि नहीं, ट्राइबल जो भी सैंड माफिया वगैरह है उन पर क्रैकडाउन करे, क्रैकडाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन, यहाँ पे ऑलरेडी करप्शन और बाकी चीज़ें जोर जोर से चली रही हैं, और उनका जो मोरल फोर्स है वो और बढ़ेगा। उनको लगेगा कि अब ये भी डर गया और बाकी आगे भी वो चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि अपने हायर ऑफिशियल्स को लिख दे और अब बाकी अपने काम में मगन हो जाए। तो अपने पास अब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, सुनील को पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड टू यू। तो सब सारे ऑप्शन को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, मतलब सारे ऑप्शन का मेरिट एंड डिमेरिट देना है। तो ऐसे केस में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, प्रॉब्लम क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप जनरली लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन हो रखा है, या संस्कृताइजेशन ऑफ क्रिमिनलिटी हो रखा है, ठीक है, संस्कृताइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन का मतलब क्या होता है, कौशिक बसु साहब ने ये बताया था कि करप्शन जो है वो एक तरह से पूरे लोगों के रग में घुस चुका है, ठीक है, ऑफिस से लेके और हर जगह। तो उसको आप संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन बोल सकते हो, या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनलिटी बोल सकते हो। ये सारे कीवर्ड आप यूज कर सकते हो कि क्रिमिनल माइंडसेट जो है वहाँ के लोगों के रग में घुस चुका है, वो एक तरह से इंस्टीट्यूशन का जन्म ले चुका है, इंस्टीट्यूशन का फॉर्म ले चुका है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। फिर स्टेक होल्डर मेंशन कर सकते हो। फिर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप लिख सकते हो 1 2 3 करके। फिर सारे ऑप्शन को आप क्रिटिकली इवेलुएट कर सकते हो, मेरिट और डीमेरिट लगा करके, कि किस ऑप्शन का क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है। और फिर जाके आप लास्ट में लिख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो तीनों ऑप्शन या 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन जो भी आपने ए में लिखे हैं, जिसको आपने इवेलुएट किया है,
उसको आपने क्या किया, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया सी पार्ट में कि उसको ही आप क्यों चुन रहे हो, और जस्टिफाई करके दो चार पॉइंट और लिख के फाइनली आपने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर वो डायरेक्ट माफिया लोग से भिड़ता है तो उसमें उसका करेज दिखता है, उसमें उसका इंटीग्रिटी दिखता है, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस दिखता है, ये सारे कीवर्ड डाल सकते हो। और नहीं भिड़ता है डायरेक्ट तो उसमें दिखता है वो एक तरह से पब्लिक अपैथी दिखता है, बट उसका भी मेरिट ये है कि वो अपनी फैमिली के लिए पीस देखता है। ठीक है, फैमिली के लिए पीस देखता है, खुद के लिए पीस में है, दूसरे कामों में ज़्यादा वो फोकस कर पाएगा। तो सारी चीज़ों के मेरिट डेमेरिट दोनों होते हैं और दोनों पे आपको फोकस करना है, दैट इज क्रिटिकली इवेलुएट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन इन द सेंस, सेकंड आपका जो अगला केस स्टडी है उस पे आते हैं। केस स्टडी में आपको समझा देता हूँ कि आप जो हो, आप खुद ही एक वाइस प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो एक डिग्री कॉलेज के, और प्रिंसिपल साहब अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं और मिडिल क्लास टाउन है, प्रिंसिपल साहब जस्ट रिटायर्ड हो गए, बात ये चल रही है कि शायद आपको ही प्रिंसिपल बना दिया जाए। ठीक है, बाद में आपको वहाँ पे एग्जाम हो रहे होते हैं और एग्जाम में दो बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, और चीटिंग कराने के लिए एक सीनियर प्रोफेसर साहब जो हैं वो चीटिंग करा रहे हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे मीडिया उडिया इकट्ठा हो जाती है, बाकी बच्चे भी विरोध करने लगते हैं इनके चीटिंग का। ठीक, और आप पाते हो कि दो बच्चे जो हैं जो चीटिंग कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स जो चीटिंग कर रहे थे, वो दोनों बहुत पावरफुल हैं। एक जो है वो बिजनेसमैन का बेटा है, एक जो है लोकल पॉलिटिशियन का बेटा है। जो बिजनेसमैन का बेटा है वही बिजनेसमैन कॉलेज को फंडिंग करता आया है, बहुत ज़्यादा फंडिंग किया हुआ है। और जो कॉलेज जो पॉलिटिशियन है उसी ने कॉलेज को रिकग्निशन दिलवाया है। ठीक है, तो और ये प्रिंसिपल, ये जो टीचर हैं जो चीटिंग करा रहे थे काफ़ी सीनियर टीचर हैं। इस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप क्या करोगे एज ए वाइस प्रिंसिपल? कॉलेज की मैनेजमेंट ये चाहती है, जो ऊपर से जो लोग और आपके ऊपर जो लोग होंगे वो ये चाहते हैं कि आप मैटर को इंटरनली डालो। ठीक है, इन दोनों पे कोई बात नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग और बाकी चीज़ें इन लोगों से ही आती है, और ऐसा अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। तो ये सारे आपके पास मोरल डायलेमाज आ जाते हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन यही है, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वो आपको पाँच छः सात आठ एथिकल इश्यूज जो हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने। एथिकल इश्यूज क्या पे है कि आपको उस कॉलेज का एक तरह से मान जो है, सम्मान जो है, गरिमा जो है वो बचा के रखनी है। ठीक है, दूसरा जो है आपको ये भी इंश्योर करना है कि फंडिंग आते रहे और जो भी फंड देने वाले हैं वो नाराज़ नहीं हो, ये भी एक एथिकल इश्यूज है। ठीक है, तीसरा है एथिकल इशू ये है कि जो जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं जो चीटिंग करवा रहे थे, उन पे अगर कार्रवाई ली जाती तो उनके घर वालों का क्या होगा, वो भी एथिकल इशू है। ठीक है, जो दो बच्चे हैं उन पे कार्रवाई लेके उनको जेल डाल दिया जाए, उनका करियर खराब हो सकता है, वो भी एथिकल इशू है। एथिकल इशू ये है कि आपको प्रिंसिपल बनना है कि नहीं बनना है, आपको कौन सा स्टैंड लेना है, ये भी एथिकल इशू है। तो सारे एथिकल इशू को आप यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 8-10 एथिकल एथिकल इशू, जितने ज़्यादा आप कर पाओ, जितने ज़्यादा कीवर्ड इंक्लूड करते हुए कर पाओ उतना बेटर है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू। फिर आपको ऑप्शंस बताने एज ए वाइस प्रिंसिपल के आपके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मामला रफा दफा कर दो, बाहर लोगों को बोल दो ऐसा कुछ चीटिंग हुआ नहीं, हल्का फुल्का कुछ था। ठीक है, दूसरा ये है कि नहीं, उन पे उपयुक्त कार्यवाही करो। ठीक है, और बाकी अकॉर्डिंगली आप और भी ऑप्शन अपने हिसाब से जो आपको समझ में आप क्रिएट कर सकते हो। फिर उनका मेरिट डिमेरिट लिख सकते हो, और किस ऑप्शन को क्यों अडॉप्ट किया वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक तरह से आपका जजमेंट चेक करता है, जो भी केस स्टडी है वो आपके एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे हो एनालिसिस करने में, कितना बढ़िया एनालिसिस आप कर पाते हो, और फिर आपका जो फाइनल जजमेंट है उसको ये लोग चेक करते हैं। ठीक है, तीसरे केस स्टडी की तरफ आता है। तीसरा केस स्टडी जो है, एलिवेटेड कॉरिडोर एक बन रहा है। मतलब कि ऐसा मान लो ओवरब्रिज टाइप कोई चीज़ बन रही है, ओवरब्रिज बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको आपके पुराने काम और एक्सपीरियंस को देखते हुए नियुक्त किया गया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 30 जून तक बन जाना चाहिए। ठीक है, जब से डेडलाइन दिया गया है, जब से प्रोजेक्ट आपको दिया गया उसके बाद 2 साल का मतलब आपके को टाइम दिया गया है कि ये 30 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फर्स्ट
वीक ऑफ जुलाई में जो है इलेक्शन अनाउंस होगा उस स्टेट में, और चीफ मिनिस्टर साहब जो करेंगे वो इस ब्रिज का, इस एलिवेटेड कॉरिडोर का इनॉग्रेशन करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हुआ ये कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो देखा आपने एक जगह जो है आपका जो पुलिया है वो बहुत वीक है, ठीक है, उसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा हुआ और बाकी चीज़ें बहुत वीक है, और प्रोजेक्ट का डेडलाइन ऑलमोस्ट टाइम पे आ चुका था, ख़त्म होने का समय करीब आ चुका था। ठीक है, आपने जो हेड इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, उससे कंसल्ट किया और बोला कि पहले तो आपने बाकी इंजीनियर से कंसल्ट कर लिया, उन लोगों ने बताया कि इसको तोड़ के क्या करना पड़ेगा, वापस से नया मटेरियल लगा के फिर बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ये खतरा हो सकता है, ये टूट सकता है, ये डेंजर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपने ये चीफ इंजीनियर से बोला, चीफ इंजीनियर साफ मुंह कर गया, बोला कि नहीं, हमें डेडलाइन पे ख़त्म करना है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका क्या होना है, रैली होना है, ठीक है, उनको इलेक्शन में इसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ये सारा काम खर्चा करवा रहा है, जिसके लोग हैं, ठीक है, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब का क्या है, रिलेटिव है, ठीक। तो वो चीफ इंजीनियर साहब इस बात के लिए मना कर देता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और साथ साथ में चीफ इंजीनियर ये भी बोलता है कि बाद में आपको असिस्टेंट चीफ इंजीनियर या एसोसिएट चीफ इंजीनियर बना दिया जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा सा चीफ इंजीनियर से लोअर पोस्ट होता है, अगर आप बात मान लेते हैं तो ये सब लालच भी उसको दी जाती है, ठीक। तो अब आपके पास गिवन कंडीशंस में ये आप चाहो तो पढ़ के पॉज करके आप पढ़ सकते हो और पढ़ के वापस से समझ सकते हो, ठीक है, और समझ के आप वापस इन सब पोजीशन पे, पॉइंट पे, क्वेश्चंस पे आ सकते हो। तो क्या क्या आपके पास गिवन कंडीशन में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन तो ये हो रहा है कि हाँ, चीफ इंजीनियर की बात मान लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, आप वहाँ प्रोटेस्ट करो, ठीक है, बाकी इंजीनियर से लेके, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक, डायरेक्टली आप रिजाइन कर सकते हो, आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक। क्वेश्चंस ये नहीं बोल रहा कि आप सारे ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट को बताओ, बस ये बोल रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरिट डिमेरिट को यहाँ लिखते हो सारे ऑप्शंस को कि नहीं लिखते हो। चार क्वेश्चन पार्ट में क्वेश्चन ऐसे ही बटा हुआ है, टाइम की कमी ऐसे ही होती है, तो यहाँ पे सबका मेरिट डिमेरिट लिख पाना पॉसिबल भी नहीं होगा और लिखना इतना एडवाइजेबल भी नहीं है टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए। बी पार्ट में आता है व्हाट आर द एथिकल डिलेमास बीइंग फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब एथिकल डिलेमास क्या है, दो वैल्यूज स्टेक पे रहते हैं, एक वैल्यूज को इन्फोर्स करने में दूसरा कॉम्प्रोमाइज होता जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एथिकल डिलेमा ये है कि एक को टाइम पे कंप्लीट करने वाली बात हो जाती है, ठीक है, कंप्लीशन ऑन टाइम, वर्सेस क्या हो जाता है, वर्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम जो है उतना इफेक्टिव या क्वालिटी ऑफ द वर्क आ जाता है, ठीक है, ये एक एथिकल डिलेमा उसके पास हो गया। तो ऐसे ऐसे एथिकल डिलेमा में क्या है, क्वालिटी ऑफ द वर्क में क्या, लाइफ ऑफ द पीपल इन फ्यूचर आ जाता है, लाइफ ऑफ द पीपल इन फ्यूचर, ठीक। और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है कि पर्सनल बेनिफिट आ जाता है कि पर्सनली उसको क्या मिलेगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एथिकल डिलेमास प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हैं जो आपको मेंशन करने हैं। व्हाट आर द प्रोफेशनल चैलेंजेस लाइकली टू फेस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज रिस्पॉन्स टू ओवरकम सच चैलेंज। उसको क्या प्रोफेशनल चैलेंजेस देखने के लिए मिलेगा, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल चैलेंजेस आपको बताने हैं कि ठीक है, उसको डराया जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है, उसको नौकरी से निकालने की बात कही जा सकती है, उसको फैमिली को डराया धमकाया जा सकता है, हो सकता है कि बाकी जो इंजीनियर जो इन्वेस्टिगेट करे और उसको बताए कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल वाले जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि ये टूट सकता है, ये मटेरियल ख़राब, वो बाद में वही मुकर जाए। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल चैलेंज उसको फेस करनी पड़ सकती है, और कैसे वो ओवरकम करेगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा, अपने विजडम का यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, करेज होना चाहिए उसमें, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम। मतलब वही जो इंस्पेक्टिंग टीम थी, टेक्निकल टीम थी, ठीक है, क्वालिटी टीम थी, तो अगर उस कॉन्सिक्वेंस को ओवरलुक कर दिया जाए तो क्या होगा, ओवरलुक कर दिया जाए तो यार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी दिखाओगे आप, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी एक दो दिखाओगे। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि टाइम पे पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये एक ही पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है
कम से कम एक ही पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आपको मेंशन करना है कि टाइम से पूरा हो जाएगा जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर का। वो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे हैं कि चीफ इंजीनियर जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है इम्बोल्डन होगा, करप्शन को लेके कॉन्ट्रैक्टर का इम्बोल्डन होगा, बाद में पुल टूट सकता है, लोग मर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कॉन्सिक्वेंस में मेंशन करोगे, ठीक है। बट सिर्फ कॉन्सिक्वेंस पूछा है तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी आपको मेंशन करना है, फिर आप कंक्लूजन में जो भी आपको जजमेंट लगता है वो आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है फोर्थ जो केस स्टडी है कोरोना वायरस को लेके केस स्टडी है कि आप जो हो आप एक हॉस्पिटल चलाते हो, ऐसा है कोरोना वायरस से क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। और बाकी आप एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ हो? पब्लिक हॉस्पिटल में, ठीक। और कोरोना वायरस से पूरी प्रॉब्लम हो रखी है हर जगह हॉस्पिटल में, स्टाफ की शॉर्टेज है, मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, सब कुछ बता रखा है ऊपर में। और आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो एक पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप कैसे ड्यूटी लगाओगे? किन लोगों की ड्यूटी आपको लगानी है? क्लिनिकल स्टाफ की और नॉन क्लिनिकल स्टाफ की आपको ड्यूटी लगानी है। तो क्या क्या आप क्राइटेरिया रखोगे कि आप इन लोगों की ड्यूटी लगा पाओ? तो ये एक तरह से इनोवेटिव और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया कि आप अपने आप को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रखो। वहाँ सोचो कि आपको क्लिनिकल स्टाफ कैसे लगाना है। आपको क्लिनिकल स्टाफ में ये सोचना है कि उनकी एज कितनी है, क्या वो टायरलेसली काम कर पाएंगे आवर्स तक कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल स्टाफ में आपको ये भी देखना है कि क्या वो लोग रिस्पॉन्सिव हैं, क्या उनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, घर परिवार में कोई ओल्ड एज लोग ऐसे बीमार लोग तो नहीं है क्योंकि वो घर जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करें, लाइबिलिटी तो ज़्यादा नहीं है। तो ये उनके घर की कंडीशन, उनकी कंडीशन, हॉस्पिटल की कंडीशन, सारी चीज़ें देखते हुए आप ये जस्टिफिकेशन करोगे कि कैसे आपको क्लिनिकल स्टाफ और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को आपको अपॉइंटमेंट करना है। और बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पब्लिक हॉस्पिटल की जगह आप प्राइवेट हॉस्पिटल के होते तो आप क्या करते? तो आप क्या सेम डिसीजन लेते? सेम क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को सेम बेसिस पे आप जगह देते कि आपका जजमेंट बदल जाता? तो मे बी यहाँ पे कुछ पॉइंट वेरी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी सी चीज़ें फ्लेक्सिबल हो जाती हैं या बदल जाती हैं, ठीक है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा सैलरी कौन सा डॉक्टर ले रहा, हो सकता है आप ज़्यादा सैलरी वाले से ज़्यादा काम कराना चाहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी प्राइवेट और पब्लिक में। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते हो क्योंकि बीइंग ए प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपकी उस टाइम पे ये ड्यूटी पर्टिकुलरली बनती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें इतने विभत्स सिचुएशन में जिससे कि पूरा देश फर्स्ट और सेकंड वेव में लड़ रहा था, ठीक है। आगे अलग दूसरे वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना केस स्टडी है 14th, उस पे चलता है। 14th केस स्टडी ये कहता है कि फूड कंपनी है जो इंडियन फूड कंपनी है और बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रही है, वो विदेश में भी क्या अपने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देती है। फॉरेन में वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है, इंडिया में भी होती है। बट एक क्वालिटी कंट्रोल टीम ये इंस्पेक्ट करती है कि वो इंडिया में फॉरेन से रिजेक्टेड माल इंडिया वालों को बेचती है, ठीक है। इंडिया में इंडियन मार्केट में जो मार्केट फॉरेन मार्केट रिजेक्ट कर देता है उसको बेचती है। और बाकी कुछ ख़राब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में बेचती है। तो उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप क्या हो इसमें, इसमें आपको एक पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है आपको फूड इन्वेस्टिगेशन का पोस्ट, आपको इंस्पेक्शन का पोस्ट मिला हुआ है। पूछा ये जा रहा है व्हाट एक्शन डू यू विजुअलाइज शुड बी टेकन बाय द competent authority against the food company for violating the laid down domestic food standard and selling rejected export product in domestic market। competent authority क्या यहाँ पे कदम लेनी चाहिए? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ये लेना चाहिए कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पेनलाइज करें। आप लोगों में से कुछ लोग सोचोगे फटाफट उस पर ताला लगा दो। ताला लगाना इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। क्यों? उससे क्या होगा, उससे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब होगी, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
एम्प्लॉयमेंट उससे सीख करते हैं, जो दुकानें हैं वहाँ पे प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ताला लगाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको तीन चार काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तीन चार काम करे, पहले तो पनिश कर दे, पनिश करके उसको पब्लिक में दिखा दे कि हाँ ये जो कल्प्रिट था, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था इस चीज़ के लिए, उसको पनिशमेंट दे दिया गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो भी उसको, जो भी कंपनी है उसको ये बोले कि जो भी मार्केट में आपके प्रोडक्ट हैं उसको आप वापस बुलाइए, उसको जलवा दीजिए, उसको वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, जो भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। और वापस से क्वालिटी पैरामीटर पे नए प्रोडक्ट उसके लॉन्च हो, और फाइन वाइन भी लगा दे। तो ये सारा काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को करना चाहिए, ठीक है। कंपनी बंद करने वाला काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आप लोग भावनाओं में बह के कंपनी बंद करने का ऑप्शन लोगे तो उससे नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये आप रिलेट कर सकते हो यार मैगी से। मैगी में एक टाइम नेस्ले का जो मैगी था, उसमें लेड की क्वांटिटी ज़्यादा पाई गई थी, तो ज़्यादा पाई गई थी तो पूरा उससे बंद करा देते तो काम होता क्या? नहीं, मैगी ने क्या किया, नेस्ले ने वापस सारे प्रोडक्ट मंगवाए और उसको जलवा दिए, ठीक है। और फिर वापस से क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करके इंडियन मार्केट में उतार दिया। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, एग्जाम्पल भी चाहे तो मेंशन कर सकते हो, बट एग्जाम्पल की इसमें डिमांड नहीं होती है। इसमें थ्योरी आप इंक्लूड कर सकते हो, एग्जाम्पल की डिमांड नहीं है, ठीक है। इसमें वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है कि 20 साल लग जाते हैं किसी को अपनी रेपुटेशन बनाने में, बट 5 मिनट लगते हैं खराब करने में। तो मार्केट भी काफ़ी खराब हुआ होगा उसका। ये एज ए इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल विद द फूड कंपनी टू रिजॉल्व द क्राइसिस एंड ब्रिंग बैक इट लॉस्ट रेपुटेशन। द फूड कंपनी के पास भी वही ऑप्शन है कि भैया अपने सामान वापस मंगा लो जो भी मार्केट में है, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करके और फिर उसको क्वालिटी की टेस्टिंग कराओ, उसको न्यूज़पेपर में दो और वापस से सामान मार्केट में उतार दो, जैसा कि नेशनल ने किया मैगी के लिए। तो सेम काम आप भी में कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव कर दो, सेफ्टी रेगुलेशंस इम्प्रूव कर दो, ठीक है। तो प्राइस भी थोड़ा डिक्रीज कर सकती है। तो ये सारे काम कंपनी कर सकती है। एग्जामिन द एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व इन द केस। तो एथिकल डिलेमा वही सारी चीज़ें हो जाएंगी कि अगर कंपनी बंद करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है, और नहीं करते हैं तो लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, कंज्यूमर का अपना राइट है, कंपनी का अपना राइट है। तो सारी चीज़ें आप एथिकल डिलेमा में डाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। पवन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में लास्ट 10 साल से काम कर रहा है। सडनली उसका एक रूटीन ट्रांसफ़र हो जाता है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे उसके बॉस बहुत सड़ू से होते हैं। सड़ू से मतलब कि उनके घर परिवार में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सी एरोगेंट बॉस होते हैं, ठीक। शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होती पवन को, बट बाद में उनकी हर बात काटने लग जाते हैं, हर बात पे उनको पवन को नीचा दिखाने लग जाते हैं, सेल्फ स्टीम पवन का स्टेक पे आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों में पवन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पवन भी परेशान रहने लगता है। जो पवन की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चलती थी, घर परिवार फैमिली वाइफ बच्चा, वो बर्बाद होने लगती है, वो अपनी वाइफ को डांटने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये पूरा सिनारियो जिससे कि पवन का फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद पवन टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए पवन के पास क्या सिचुएशन है? तो पवन के पास ऑप्शंस है। तो सारे ऑप्शंस आप लिख सकते हो। एक ऑप्शन तो ये है कि यार ट्रांसफ़र करवा लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि उस दिन की छुट्टी ले लो, तीसरा ऑप्शन है कि बॉस से लड़ जाओ, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक। अब विच अप्रोच पवन शुड अडॉप्ट फॉर ब्रिंगिंग पीस ट्रैंक्विलिटी एंड कॉन्जेनाइल इन्वायरमेंट इन द ऑफिस एंड होम। क्या पवन को क्या अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए? तो ऊपर वाले का ही जस्टिफिकेशन दूसरे वाले में मांग रहा है कि कौन सा ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है और क्या ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है जिसमें पवन के घर परिवार में भी सुख शांति हो जाए और ऑफिस में भी पीस और ट्रैंक्विलिटी का माहौल हो जाए। दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आप ये मेंशन कर सकते हो कि पवन कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले। छुट्टी लेके पहले तो हफ्ता 10 दिन थोड़ा अपने घर परिवार का जो इन्वायरमेंट है उसको सुधार ले, ठीक है। फिर अपने जो सुपीरियर बॉसेस हैं, इससे भी, इस बॉस से भी ऊपर बॉस, ठीक है, उनसे कंसल्ट वगैरह करे, उनसे संपर्क करके, उनसे बात करके, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके देखे कि जो इमीडिएट बॉस है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके घर परिवार में क्या परेशानी है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या जो भी चाहिए वो दिलवाए, उसकी ट्रेनिंग जो है रीट्रेनिंग करवाई जा सके। ये सारी चीज़ें पवन वहाँ पे कोशिश करवा सकता है और
उस बॉस को ये सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करा के उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी भेजा सकता है, उसको अपर बॉस वगैरह से कहने के बाद। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑफिस में, टीम बॉन्डिंग वगैरह जो है एक्टिविटीज़ ऑफिस में, पिकनिक वगैरह जो है, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये आप कर सकते हो। और बाकी ऑप्शंस दो मैंने आपको बता ही दिए। एज एन आउटसाइडर व्हाट आर योर सजेशंस फॉर बोथ बॉस एंड सबॉर्डिनेट टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो यार एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिचुएशन में, ऑब्जेक्टिविटी से काम करना ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो चीज़ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, जो ग्राउंड रूल मेंशन्ड है, रूल बुक है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। ठीक है, और किसी को डांटने वाटने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, पर्सनल डिग्निटी मेंटेन करना होता है। एंड फॉर इम्प्रूविंग द वर्क परफॉर्मेंस के लिए वही है कि बियॉन्ड टाइम कोई काम आप कभी कभी ही करवाओ। ठीक है, वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क मत कराओ, मतलब कि छुट्टी वगैरह जो भी उनको मिलती है, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, वर्क कल्चर, इस सब का मिला जुला क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेंटल एंड इमोशनल हाइजीन के लिए फिर वही आप यहाँ पे बाकी एक्सरसाइज करा सकते हो, एक्सपर्ट को बुला सकते हो, जो एक्सपर्ट आके और आपको देखें यहाँ पे कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, टीम बिल्डिंग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो आके और ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ पे करें। इन द अबव सिनारियो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट फॉर ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल। तो वेरियस लेवल पे क्या ट्रेनिंग आप सजेस्ट करोगे, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग सजेस्ट करोगे। ठीक है, ऊपर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाने पे ट्रेनिंग का कोई खास रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाने पे वही साइकोलॉजिकल थेरेपी वगैरह जो है, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट के पास आप जाओ, वैसी ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट उसमें भी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी हो जाती हैं। लोअर लेवल पे ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग तरह की इंटरपर्सनल स्किल सिखाई जाए, जो इंटरपर्सनल स्किल आपके अंदर डेवलप किया जाए। ठीक है, टॉलरेंस डेवलप किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप किया जाए, न्यूट्रलिटी डेवलप किया जाए, कि आप अपने काम को अच्छे से कर सको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एथिक्स का पेपर प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है कि एक लेंदी पेपर होता है। तो लेंदी होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, लिखने के लिए आपके पास वर्ड होते हैं, सब कुछ होता है, बट टाइम बिल्कुल नहीं होता है। वैसे तो पूरे मेंस में टाइम नहीं होता है, बट इसमें बिल्कुल ही टाइम कम पड़ जाता है, लोगों के क्वेश्चन या तो छूट जाते हैं या तो आधे अधूरे रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेफिनेशंस आपको रटी हुई हो, एग्जांपल्स आपको रटे हुए हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो। तो अगर सारी चीज़ें आप बहुत बढ़िया करके जाओगे तो इस पेपर में मार्क्स लाने के अच्छे स्कोप होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला लेक्चर समाप्त होता है। और फटाफट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। यूपीएससी के से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग कोर्सेज हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। आप चैनल पे जाके गूगल प्ले स्टोर से जाके आप जो ऐप डाउनलोड करोगे उससे आप देख सकते हो कि कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। आईआर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एथिक्स के लिए अलग अलग, एथिक्स के लिए भी अलग कोर्स है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है, जो कि अगर आपका एथिक्स वीक है तो आप उसको करके उसमें इन्रिचमेंट पा सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।